हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग 21, 22 और 23 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली एनालिसिस के इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए दो क्वेश्चंस को छोड़ के जाता हूं और अगले वीडियो में उसके आंसर्स को मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट वीडियो में आपके सामने क्या क्वेश्चंस छोड़े थे। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन छोड़े थे उसमें पहला क्वेश्चन था कि इंडिया अनाउंस्ड द डोनेशन ऑफ 12,500 डोजेज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री। इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो पेंटावेलेंट वैक्सीन के 12,500 डोजेज को डोनेट करेगा। अब ये पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या है, पहले तो इसको देख लेते हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 ऐसी बीमारियां जो कि बच्चों में ज्यादातर होती है और उनके लिए उनके लाइफ को भी छीन लेती है। तो ऐसी जो डेंजरस बीमारियां हैं, इनसे प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन का यूज किया जाता है। अब वो 5 बीमारियां कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो 5 बीमारियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डिप्थीरिया, फिर आपका टिटनेस, पर्टुसिस, और उसके बाद आपका एक होता है हेपेटाइटिस बी और एक HIV। तो ये 5 बीमारियां हैं जिनसे प्रिवेंशन के लिए इस पेंटावेलेंट वैक्सीन का यूज किया जाता है। तो इसको डोनेट करने के लिए अनाउंस किया इंडिया ने अभी इसकी 12,500 डोजेस क्यूबा के लिए। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। क्यूबन पैसो यहाँ की करेंसी देखने के लिए मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी टुक प्लेस इन विच स्टेट। भारत के पास इस समय पे G20 की अध्यक्षता है। भारत की अध्यक्षता के तहत क्या उसके अंतर्गत पहली G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप ये मीटिंग हुई। आपको बताना है कि ये कहाँ पे हुई थी। ये हुई थी तिरुवनंतपुरम में, यानी कि केरला। ठीक है, केरला के तिरुवनंतपुरम में हुई थी। अब केरला की बात चल रही है तो केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम ऑब्वियसली, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये चीज आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब आपको ये भी पता रहना चाहिए कि G20 की अध्यक्षता भारत कब तक करेगा। 1 साल के लिए मिली है, कब मिली थी और कब तक करेगा ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में इस चीज को लगभग रिपीट करता आया हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 21 जनवरी को हमारा वीडियो नहीं आया था तो उस दिन जो इंपॉर्टेंट डे था उसको देख लेते हैं। 21 जनवरी को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। 3 हमारे भारत के ऐसे राज्य जिनका फाउंडेशन डे उस दिन मनाया जाता है कि ये 3 जो राज्य है आज के दिन फॉर्म हुए थे। वो कौन कौन से थे? एक मेघालय, एक त्रिपुरा और एक मणिपुर। ठीक है, ये तीनों 3 सिस्टर्स कहलाते हैं। भारत के मैप में जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे चिकन नेक के बाद, तो वहां पे आपको सबसे पहले वहां पे क्या दिखेगा? आपको एक त्रिपुरा दिखेगा। फिर नीचे पे आएंगे तो वहां पे इस तरीके से आपको मेघालय दिखेगा और मणिपुर दिखेगा आपको साइड में इधर पे। तो ये 3 स्टेट्स हैं जो आपको भारत के मैप में नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में देखने को मिल जाएंगे। तो इनको बोलते हैं 3 सिस्टर्स। ये सभी के सभी देशों ने भारत की आजादी यानी कि 1947 के बाद 24 साल बाद इन सभी को क्या किया गया था? फॉर्म किया गया था 1972 में। 21 जनवरी 1972 को इन 3 स्टेट्स को फॉर्म किया गया था। इसीलिए 21 जनवरी को हम इनका फॉर्मेशन डे मनाते हैं। फिर से याद रखेंगे कौन कौन से हैं। एक है मेघालय, एक है त्रिपुरा, उसके साथ साथ है मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और आपसे ये भी पूछ सकते हैं किस एक्ट के तहत इनको फॉर्म किया गया था। तो अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत इसको फॉर्म किया गया था। अब आपको ये भी पता रहना चाहिए कि भारत में जब भी हम नए स्टेट को फॉर्म करते हैं तो ये भारत के संविधान के किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है। आपसे डिफेंस या SSC के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई नया स्टेट फॉर्म किया जाता है तो भारत के कौन से आर्टिकल, संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत होता है, या फिर नए स्टेट को फॉर्म करने के तरीके क्या है। या तो आप किसी एनेक्सेशन कर लो या फिर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट से आप लोग को हिस्सा काट दो, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हुआ था, ऐसे ही जैसे यूपी से उत्तराखंड हुआ था। एग्जिस्टिंग स्टेट से कोई हिस्सा काट के आप उसको अलग स्टेट घोषित कर दो, इस तरीके से होता है। तो आपको यह भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि नए फॉर्मेशन के स्टेट को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 1, 2, 3 या फिर 4, इन चारों में से एक आपको बताना है। ठीक है, ये था 21 जनवरी। अब 23 जनवरी जो कि आज है, तो 23 जनवरी के लिए पराक्रम दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पराक्रम दिवस ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ यानी कि उनकी जन्मतिथि मनाई गई थी। कब 125वीं?
2021 को मनाई गई, 23 जनवरी 2021 को। तो उस टाइम पे अनाउंस किया गया था कि आज के बाद हम लोग जो इनका जन्म दिवस है इसको हम लोग ब्रेवरी डे यानी कि पराक्रम दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। तो 2021 के बाद से इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग पराक्रम दिवस यानी कि ब्रेवरी डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिन को। ठीक है, आज है 2023, 2021 में इसको अनाउंस किया गया था जब उनकी 125वीं जन्म तिथि हम लोग मना रहे थे, बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे। यानी कि उसके बाद 2022 आया जब 126वीं चली, अब 2023 है जहां पे हम 127वीं इनको मनाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है। सबसे पहला सेक्शन हमारा होता है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय का। देखते हैं राष्ट्रीय सेक्शन में क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है। सबसे पहली न्यूज, इंडिया एक्सटेंड्स $40 मिलियन फॉर बोल्स्टरिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन मालदीव्स। मालदीव्स जिसकी राजधानी है माले, तो मालदीव्स में भारत और मालदीव के सम्मिलित रूप से कई सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा, 45 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं, जिसमें से 23 अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहां पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा बोल्स्टर करने के लिए, बूस्ट करने के लिए भारत ने अभी लाइन ऑफ क्रेडिट वहां पे एक्सटेंड किया है $40 मिलियन का, $40 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया गया है इंडिया के द्वारा। किस चीज के लिए किया गया है? वहां पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बोल्स्टर करने के लिए या बूस्ट करने के लिए, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पे भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, ठीक है, इन्होंने वहां पे इनॉग्रेट किया एक कम्युनिटी सेंटर विथ हिज मालदीवियन काउंटरपार्ट अब्दुल्ला शाहिदी इन सवियानी फोकाइदो। सवियानी फोकाइदो में उन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर को भी वहां पे इनॉग्रेट किया, और इनॉग्रेट करते टाइम ही उन्होंने ये भी वहां पे अनाउंस किया था। ठीक है, इस चीज की बात यहाँ पे चल रही है। आपको बस बेसिकली इतना याद रखना है कि व्हाट अमाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय इंडिया और थ्रू अ लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन मालदीव्स, तो कितना है? $40 मिलियन का किया गया है। मालदीव्स की राजधानी यहाँ पे माले हो जाएगी। करेंसी मालदीवियन रुपया, रुपया नहीं है, रूफिया है। ठीक है, रुपया। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के क्या हो जाएंगे? आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट बनी थी। अगली न्यूज देखते हैं क्या है, इंटरनेशनल सेक्शन से, अंतरराष्ट्रीय से आपके लिए बनती है। पहली ही न्यूज अंतरराष्ट्रीय सेक्शन से बनती है कि यूएस डेजिग्नेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको देख लेंगे। यूएस डेजिग्नेटेड वैगनर ग्रुप एन इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ने वैगनर ग्रुप को एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। अब ये वैगनर ग्रुप क्या है? वैगनर ग्रुप क्या है? वैगनर ग्रुप आपको सभी को पता है कि रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इसी में तो रसिया में एक प्राइवेट आर्मी एक तरीके से है, जो वो प्राइवेट आर्मी है यूक्रेन के खिलाफ वहां पे युद्ध कर रही है। जो प्राइवेट आर्मी है वही प्राइवेट आर्मी क्या है? वैगनर ग्रुप है। अब जो ये वैगनर ग्रुप है, ये जो वहां के प्रेसिडेंट है रसिया के व्लादिमीर पुतिन, इनके एक बिजनेस, इनकी फ्रेंड है, वो बिजनेसमैन है, उनकी आर्मी बोली जाती है यह वैगनर ग्रुप। तो इस वैगनर ग्रुप पे अभी यूएस ने क्या कर दिए हैं? इसको एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। इसका अंजाम ये होगा कि इस ग्रुप पे अब कई सारे सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। अफ्रीका में खासकर अब ये वहां पे अपना व्यापार नहीं कर सकते, बिजनेस को लेकर के बहुत सारे रास्ते इसके बंद कर दिए जाएंगे अमेरिका के द्वारा। तो ये सैंक्शन लगाने का, ये डेजिग्नेशन देने का फायदा या फिर उनके लिए नुकसान इस चीज का ये हो जाएगा। ठीक है, तो वैगनर ग्रुप क्या है? वैगनर ग्रुप एक रशियन आर्मी है, प्राइवेट रशियन आर्मी है, जो फाइटिंग इन यूक्रेन, जो यूक्रेन में क्या कर रही है? फाइट कर रही है। जो वैगनर है इसको कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं? येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी प्रिगोजिन जो कि एक बिजनेसमैन है, क्लोज टू प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बहुत क्लोज ये माने जाते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 50,000 फाइटर्स हैं जो कि यूक्रेन में इस समय पे हैं। 80% ऑफ देम ड्रॉन फ्रॉम प्रिजन्स, और इनमें से जो 80% है इन 50,000 में से, वो सारे के सारे जेल से लाए गए हैं। तो ये एक प्राइवेट आर्मी है जिसको अभी वैगनर ग्रुप को क्या कर दिया गया है? ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है यूएस के द्वारा। ठीक है, इसको करने का फायदा क्या होगा या घाटा क्या होगा मैंने आपको बता दिया। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें कई सारे सैंक्शंस लग जाएंगे। यूएस, इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, और जो बाइडेन यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है
कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसिंडा आर्डन ने अनाउंस कर दिया था कि अब वो रिजाइन कर देंगे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, वहां पे रिजाइन करने वाली है। तो रिजाइन के बाद अब क्रिस हिपकिंस ये बनने वाले हैं वहां के नए प्राइम मिनिस्टर। इतनी ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इनकी पॉलिटिकल टर्बुलेंस में आपको नहीं घुसना है कि ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ, बस आपको याद रखना है जैसिंडा आर्डन थी जिन्होंने अनाउंस किया कि वो छोड़ देंगी, रिजाइन कर देंगी। क्रिस हिपकिंस जिन्होंने ये बोला है, मतलब अब ये वहां पे क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है, और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की क्या होती है, करेंसी होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी। स्टेट से बनी है जम्मू कश्मीर टू होस्ट इट्स मेडन सारस फेयर 2023 से, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज को याद कर लेंगे और नोट भी कर लेंगे क्योंकि ये पहली बार ऑब्जर्व किया जा रहा है 4 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक, यानी कि 10 दिन के लिए ये वहां पे सेलिब्रेट किया जाएगा सारस फेयर। ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। अब सारस फेयर क्या है इस चीज को देख लेते हैं। वहां पे जो वुमेन है और साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG होते हैं, इन सबको इनवाइट किया जाएगा। ये सब लोग वहां पे आएंगे और अपने अपने क्राफ्ट्स वहां पे दिखाएंगे, अपनी अपनी कला दिखाएंगे कि ये लोग क्या क्या क्राफ्ट्स करते हैं, हैंड क्राफ्ट्स, हैंडलूम और फूड्स, इनके क्या क्या भोजन खाना इनका क्या क्या प्रसिद्ध है, उस चीज को वहां पे शोकेस किया जाएगा इस फेयर में, ताकि ये लोग फिर ऑल अक्रॉस इंडिया इस चीज को बेच सकें। इस चीज को कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, कहाँ पे फेयर मनाया जाएगा, वो मनाया जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें शोकेस की जाएंगी इन वुमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये करेंगे बाग ए बहू, जो कि कहाँ पे, जम्मू में है, एंड विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द यूटी यूनाइटेड टेरिटरी, जो कि जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे इस तरीके का ये पहला फेयर एक तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम अराउंड 15 स्टेट्स। इसमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे भारत के 15 राज्यों तथा यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी से लेके आएंगे, यहाँ पे वुमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आएंगे, तो यहाँ पे आकर के अपने सामान को बेचेंगे, इसको शोकेस करेंगे। और कौन कौन से सामान, अपने क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और फूड्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। दिस 11-day exhibition is going to witness several cultural events, aids and plays and several government scheme and campaigns। इसमें मतलब ये सारी की सारी चीजें शोकेस की जाएंगी, इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे कल्चरल इवेंट्स होंगे और यहाँ पे कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स और कैंपेन्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने का ट्राई भी किया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर जो कि 31 अक्टूबर 2019 को एक यूनियन टेरिटरी बनी थी, जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया था और लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। श्रीनगर यहाँ की राजधानी है, जो कि समर टाइम पे है, विंटर टाइम पे यहाँ की राजधानी क्या हो जाती है, जम्मू हो जाती है, जम्मू कश्मीर की। लेफ्टिनेंट जनरल कौन है यहाँ के, मनोज सिन्हा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के पहले एलजी कौन थे, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि जम्मू कश्मीर के पहले एलजी कौन थे। अगली न्यूज रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स से बनी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुकेश अंबानी रैंक्ड नंबर 2 ग्लोबली ऑन ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 रिलीज किया गया। ये क्यों रिलीज, इसका मकसद क्या होता है, क्या चीज बताता है कि जितने भी सीईओज हैं दुनिया में, जो फेमस सीईओज हैं, वो अपने कंपनी में किस तरीके से स्टेक होल्डर्स को वहां पे और अपने एम्प्लॉयज को, इन्वेस्टर्स को और सोसाइटी को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, किस तरीके से उन पर ध्यान रखते हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। और इस चीज में जो हमारे भारत के मुकेश अंबानी हैं, इनको भारत में पहली रैंकिंग मिली है और ग्लोबली इनको दूसरी रैंकिंग दी गई है, ग्लोबली इनको सेकंड रैंकिंग दी गई है, ठीक है। और ये इंडेक्स करता है क्या, मैंने आपको बता दिया, ये इंडेक्स करता है इज अ ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट ऑफ सीईओज। ये सीईओज हैं जितने भी, उन सबका एक ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट है, हु आर क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म कंपनी वैल्यू बाय बैलेंसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, सोसाइटी। एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, सोसाइटी, इन सबको एक बैलेंस करते हुए किस तरीके से वहां पे वो चीजों को कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, उस चीज के लेकर के यहाँ पे इनको रैंक दिया जाता है। अब इनसे आपसे पूछ सकते हैं किस किस को सरपास किया है मुकेश अंबानी ने, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई, इनको भी इन्होंने सरपास कर दिया है
इनसे ऊपर जो है ग्लोबली, हमने बोला ना सेकंड नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? जेनसन हुआंग। जेनसन हुआंग जो कि एनवीडिया के क्या है? सीईओ है, टॉप द ग्लोबल लिस्ट। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, जेनसन हुआंग जो कि पहले नंबर पे है, मुकेश अंबानी जो कि दूसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है। पिरामिड लाइक अहोम बरियल माउंट्स इन द आसाम टू बी फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग के लिए नॉमिनेट किया है भारत सरकार ने अभी किसको? जो आसाम के अहोम बरियल माउंट्स हैं, जो माउंट्स मतलब टीले होते हैं, तो अहोम के जो बरियल माउंट्स, अहोम एक जाति हुआ करती थी असम में, तो उन असम के उन जनजातियों के जो माउंट्स है जो कि पिरामिड की तरह दिखते हैं, उन सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग के लिए नॉमिनेट किया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। द सेंटर हैज डिसाइडेड टू नॉमिनेट आसाम चराइडो मैडम। चराइडो क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें, गुवाहाटी के पास में जगह है। द अहोम इक्विवेलेंट ऑफ द एंशिएंट इजिप्टियन पिरामिड्स for the UNESCO World Heritage Site Center this year, Prime Minister Narendra Modi chose the madams representing the late medieval Mount burial tradition। ये जो 13 से 19 सेंचुरी आई थी उस टाइम पे जो बरियल ट्रेडिशन था, उस सबको ये क्या करते हैं? उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। उस टाइम पे इस तरीके से वहाँ पे बरी किया जाता था। ये चीजें यहाँ पे दिखाई जाती हैं इसके अंदर। और किस में प्रचलित था ये? तो ताई अहोम कम्युनिटी है आसाम की, उसमें प्रचलित था। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। देखिए और क्या चीज है इसको जानने के लिए। द अहोम रूल लास्टेड। देखो अहोम ने कब से कब तक रूल किया था? आपसे क्वेश्चन बन सकता है, स्टैटिक में पूछ सकते हैं आपसे। तो जब ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था आसाम को 1826 में, इस समय तक रूल किया था किन्होंने? अहोम ने किया था वहां पे। और ये जो चराइडेव है ये मोर देन 400 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी, गुवाहाटी से 400 किलोमीटर पूर्व में है। वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी की पहली कैपिटल ही कौन सी थी? ये वाली थी, जहाँ पे माउंट्स को अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टैग देने के लिए उसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आसाम के बारे में जान लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना आपको। कुछ जानना है तो आप ड्राफ्ट में पढ़ लेना, बस इससे डिटेल में आपको नहीं आने वाला है। आसाम के जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, और गवर्नर यहाँ के प्रोफेसर जगदीश मुखी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन टू बी आउट ऑन 26 जनवरी, जो कि पहले ही एक अनाउंस कर दिया था कि भारत बायोटेक पहली नेजल वैक्सीन यानी कि नसल यानी कि नाक से जो वैक्सीन दी जाएगी कोविड-19 की, उसको लॉन्च करेगा। अब इसकी डेट भी बता दी इन्होंने, 26 जनवरी को इसको लॉन्च कर देगा। ठीक है, भारत बायोटेक विल लॉन्च इट्स इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन। इसका नाम क्या है? इनकोवैक। इनकोवैक। ठीक है, इसको लॉन्च कर देगा 26 जनवरी को, जो कि नेजल वैक्सीन है कोविड-19 की पहली। अ होम ग्रोन वैक्सीन फॉर द लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज है जो कि कैटल्स में, जानवरों में होती है, लंपी स्किन डिजीज, जिसका नाम क्या है इस वैक्सीन का? लंपी प्रोवैक इंड। लंपी प्रोवैक इंड, ये IND है। इसको भी लॉन्च किया जाएगा फरवरी 2023 यानी कि अगले महीने इसको भी लॉन्च किया जाएगा। तो बेसिकली इस न्यूज में दो वैक्सीन की बात चल रही है, जो कि एक है पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन जो कि भारत बायोटेक करेगा, अनाउंस पहले ही कर दिया था, लेकिन 26 जनवरी को अब क्या करेंगे? इसको लॉन्च कर देंगे। और दूसरी है लंपी स्किन डिजीज के लिए वैक्सीन, लंपी प्रोवैक इंड। ठीक है, इसको करेंगे कब? फरवरी 2023 में। भारत बायोटेक इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कृष्णा एला और सुचित्रा एला इसके फाउंडर्स या संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस से आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है। ओवरसीज डिप्लॉयमेंट ऑफ ICGS शौर्या एंड राजवीर टू बांग्लादेश। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, यह है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है शौर्या और राजवीर। ये 6 डे विजिट में थे चट्टोग्राम कहाँ है आपका? बांग्लादेश में है, जिसको हिंदी में चिटगांव बोला जाता है। 13 से 19 जनवरी 2023 तक। किस चीज के लिए थे? भारत बांग्लादेश के बीच में एक MOU साइन था कि वो आपस में कोऑपरेशन को एनहांस करेंगे और इंटरऑपरेबिलिटी को भी एनहांस करेंगे। तो उस चीज के लिए ही, उसके तहत ही ये जो दो शिप्स हैं ये विजिट में थे बांग्लादेश की, इसलिए ये न्यूज में आ गए। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि शौर्य और राजवीर किसकी शिप है? इंडियन कोस्ट गार्ड की है कि इंडियन नेवी की है? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है।
A joint exercise was held at sea with BCG ships to validate the established standard operation procedure in area of environmental protection and search and rescue। बेसिकली इनसे क्या किया गया था, वहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी एक तरीके से वहाँ पे क्या की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी, यही बता रहे हैं। आपको बस याद रखना है शौर्य और राजवीर इंडियन कोस्ट गार्ड की 2 शिप्स हैं जो कि अभी हाल ही में चिटगांव यानी कि बांग्लादेश के लिए उन्होंने विजिट किया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मोहम्मद अब्दुल हमीद यहाँ की प्रेसिडेंट और पीएम शेख हसीना यहाँ की हैं। इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडो इजिप्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 कमेंस इन राजस्थान। आपको मैंने बताया था पिछले किसी वीडियो में, शायद पिछले वीडियो में आई थिंक बताया था कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में पहली स्पेशल फोर्सेस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। अब वो इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस होंगी जिसके बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। इसका नाम रखा जाएगा साइक्लोन 1। ये होगी राजस्थान में। कुछ भी पूछ सकते हैं, पहली एक्सरसाइज का नाम क्या है, साइक्लोन है। किसके बीच है, इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के बीच है, मतलब इंडियन और इजिप्टियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के बीच में है। कहाँ पे हो रही है, राजस्थान में ये होगी। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है और ये पहली है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 14 जनवरी से स्टार्ट हो गई है, जैसलमेर में ये हो रही है। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है, डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना दोनों के बीच में और इंटरऑपरेबिलिटी को भी और मजबूत करना, दोनों में प्रोफेशनल स्किल्स को और मजबूत करना। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। स्पेशल फोर्सेज की डेजर्ट टेरेन में सारी चीजें कैसे करनी है उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में पहली एक्सरसाइज होगी। ठीक है, साइक्लोन 1 ये पहली एक्सरसाइज है, ये यहाँ पे आपको बताया गया। इजिप्ट है मिस्र, इजिप्ट की राजधानी क्या है, कायरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं काहिरा। इजिप्ट का एक हिस्सा, वैसे तो ये अफ्रीका में आता है लेकिन इसका एक हिस्सा है जो कि एशिया में लाई करता है। एशिया में लाई करने वाले इजिप्ट यानी कि मिस्र के हिस्से को हम लोग सिनाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनाई। सिनाई। इजिप्ट से आपको क्या याद आता है, इजिप्ट में पिरामिड्स फेमस थे। अभी आपने जो पिछली न्यूज पढ़ी थी वहां पे बोला था इजिप्टियन लाइक पिरामिड्स। ठीक है, जो कि अहोम के बेसिकली बरियल माउंट्स हैं, इजिप्टियन लाइक पिरामिड्स हैं। तो इजिप्ट से क्या याद आता है, पिरामिड्स याद आते हैं। और जो पिरामिड्स है सबसे ज्यादा गीजा शहर के फेमस है। तो गीजा शहर कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपसे फिर पूछा जाएगा, गीजा शहर कहाँ स्थित है, इजिप्ट में स्थित है। क्यों फेमस है, अपने पिरामिड्स के लिए ये फेमस है इजिप्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना था, इजिप्ट यानी कि मिस्र से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यही है अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के क्या है, आपके प्रेसिडेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बीएसएफ स्टार्टेड ऑप्स अलर्ट। ये वैसे आपको पता ही होना चाहिए, बीएसएफ की है एक्सरसाइज क्या, ऑप्स अलर्ट, जो कि रिपब्लिक डे तक चलेगी। रिपब्लिक डे में कोई गलत घटना ना हो जाए उस चीज के लिए ये एक्सरसाइज को किया जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। ये ज्यादा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है ऑप्स अलर्ट किसकी है, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। ठीक है, कोई भी दुर्घटना ना हो जाए इस चीज के लिए ये बेसिकली वहां पे एक मॉक ड्रिल बोल सकते हैं आप लोग, वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बीएसएफ 1 दिसंबर 1965 यहाँ तक तब इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सुजय लाल थोसेन इसके क्या है, बीएसएफ के डीजी हैं, वर्तमान डीजी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इवेंट्स, G20 फर्स्ट एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगी। ये कहाँ पे होगी, ये होगी बेंगलुरु में। ठीक है, और कब होगी ये आपकी, फरवरी में होगी, 9 से 11 फरवरी, यानी कि 9, 10 और 11 3 दिन के लिए ये होगी। क्या याद रखना है, G20 की पहली इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, तो बोलते हैं ECSWG मीटिंग। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ये वो नहीं है जो मैं आपको पहले क्वेश्चन में पूछा था, मेडिकल वाली, हेल्थ ग्रुप वाली। तो हेल्थ वर्किंग ग्रुप वाली नहीं है, ये दूसरी है। कौन सी, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप है वो कहाँ पे हुई थी, तिरुवनंतपुरम केरला में हुई थी। ये होगी आपकी कर्नाटका यानी कि बेंगलुरु में होगी। इसी के लिए क्या किया गया, मैसूरू का जो जू है, मैसूरू जू ने एक 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर जू डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया, इसके साथ कोऑपरेट करके 2 दिन का क्या किया, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस वहां पे ऑर्गेनाइज करी 18 और 19 जनवरी 2023 को। इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद क्या था, किस चीज पे इन्होंने फोकस किया था, मास्टर प्लानिंग एंड बिल्डिंग द नेशनल कैपेसिटी फॉर स्पीसीज मैनेजमेंट और कंजर्वेशन, ब्रीडिंग कंजर्वेशन और उसके साथ साथ स्पीसीज के मैनेजमेंट के लिए नेशनल कैपेसिटी, यानी कि देश में जो भी कैपेसिटी है हमारी जितनी भी है उस चीज को बढ़ाने के मकसद से ये फोकस था इस कॉन्फ्रेंस का। इस फोकस के साथ साथ इसको 18 और 19 जनवरी 2023 को क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको याद रखना था, मैसूरू जू ने किया था, आपको ये चीज याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप तो इसको पढ़ सकते हैं ड्राफ्ट से, ये कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। G20 के बारे में है बेसिकली, G20, ठीक है, कई बार हम लोग इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं। अगली चीज़ है फर्स्ट मीटिंग ऑफ Y20 ग्रुप, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब ये होने वाली है, टू बी हेल्ड इन गुवाहाटी फ्रॉम 6 to 8 फरवरी। Y20 क्या है? यूथ 20। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 की ही एक ब्रांच है यूथ 20। इसमें जो यूथ लोग होते हैं उनको बेसिकली एक फोरम प्रदान करते हैं कि वो लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करें ताकि उनको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें, और अगर वो कुछ अच्छे होते हैं तो यूथ 20 Y20 बोलते हैं इसको। ये गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी तक इसकी पहली मीटिंग होगी, यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं इसका मतलब बेसिकली थीम क्या क्या है, तो 3-4 थीम्स हैं, 3-4 चीज़ों पे बेसिकली काम करेगा। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उसके साथ पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, यूथ इन डेमोक्रेसी एंड हेल्थ, जो इसका मेन रहता है यूथ इन डेमोक्रेसी एंड हेल्थ ये रहता है, और वेलबींग एंड स्पोर्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है। यूथ के विचारों को बेसिकली आगे लाने के लिए एक फोरम प्रदान करता है। G20 के बारे में वही Y20 है जो मैं आपको पहले बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ इसके बारे में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेपालीज ऑप्थेमोलॉजिस्ट, इनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर संदूक रुइट, ठीक है, डॉक्टर संदूक रुइट। इनको दिया गया बहरीन का जो वहाँ का सबसे सर्वोच्च एक तरह से अवार्ड है, ऑनर है, अवार्ड नहीं एक तरह से ऑनर है, ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की सेवा के लिए उनको ISA अवार्ड दिया गया, जो कि बहरीन का एक सिविलियन ऑर्डर है एक तरीके से। किस चीज के लिए दिया गया ये आपको बताना है। पहले तो देखते हैं कि ये है कौन। हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट को फाउंडर डॉक्टर संदूक रुइट हैज वन द ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, अ टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बहरीन। द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ USD 1 मिलियन, 1 मिलियन का US डॉलर, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एंड गोल्ड मेडल इनको दिया जाता है वहां पे, ठीक है। इनको गॉड ऑफ साइट भी बोलते हैं क्योंकि बेसिकली आई के लिए, आई हेल्थ के लिए वहां पे काम करते थे, और उसी के लिए इन्होंने क्या किया था, मॉडर्न आई केयर इन्होंने अफोर्डेबल करी थी। किसके लिए? एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में बहुत जगह जो मॉडर्न आई केयर है उस चीज को अफोर्डेबल बनाया जाए, उस चीज के लिए उन्होंने काम किया था, ठीक है। ही इज द रेसिपिएंट ऑफ, इनको पहले पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ भूटान ये भी दिया जा चुका है इनको। इसके साथ साथ रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस का ये भी दिया जा चुका है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की, वो उतना ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नियुक्तियां, नियुक्ति से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसमें एक अपॉइंटमेंट हुई है प्रवीण शर्मा। इनको डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है प्रवीण शर्मा को। इतना ही याद रखेंगे, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके मनसुख लाल मांडविया इसके मंत्री हैं, केंद्र मंत्री है। ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसमें क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे अर्जन कुमार सिकरी, इनको वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटर घोषित किया है ताकि वो ओवरसी कर सके यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर द अपकमिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। ISSF वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें जितने फंड्स का यूज किया जाएगा उनकी यूटिलाइजेशन को ये ओवरसी करें, इसके लिए इनको क्या किया गया, वहां पे ओवरसीयर एक तरीके से नियुक्त किया गया है। वेदांता केयर ऑयल एंड गैस, इसमें जो निक वालकर है इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ वेदांता का जो केयर ऑयल एंड गैस है इस चीज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, फिर भी आप इसको याद कर लेना, देख लेना, ठीक है। मुंबई वेदांता ग्रुप का हेडक्वार्टर और CEO यहाँ के सुनील दुग्गल देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑबिचुअरी डेविड क्रॉसबी, डेविड क्रॉसबी जो कि सिंगर और सॉन्ग राइटर है, इनकी अभी हाल ही में क्या होगी, डेथ हो गई 81 साल की एज में, ठीक है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, जो न्यूज़ थी वो यही थी, क्योंकि 3 दिन का था, थोड़ा लंबा ये वीडियो हो गया होगा, इसलिए आपके सामने आज मैं 2 क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूँ। अब ये 2 क्वेश्चंस अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब लास्ट में आके आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, टेलीग्राम खोलना है, SSC रेलवेज एंड डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन, इसको टाइप करना है, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्विज भी मिल जाती है, आपको प्रैक्टिस के लिए इन्फोग्राफिक्स मिल जाते हैं, ताकि आप लोग की तैयारी और बेहतर हो सके। तो जा करके आपको इसको ज्वाइन कर लेना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। इस YT चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे SSCB का, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो और टाइम पे आप लोग उसको देख सकें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव होते हैं
तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें और इसमें और ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन या इम्प्रूव इस चीज़ को कर सकें। तो आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल ऑफ यू बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।